ये जो कल हम बताए थे इंडियन पॉलिटी में कि पार्टियों का गठन कैसे होता है, तो पार्टी बनाने के लिए तो कोई बना लेगा पार्टी। इठो हम लोगों के यहाँ चलती है बाग, देखो नहीं सुने देखे होंगे, उसका फुल फॉर्म है बहादुर राम पार्टी। बीजेपी की समर्थक है, ठीक है। ये पार्टी है। अगर इस पार्टी को अब राजकीय पार्टी बनना होगा, ठीक है। आजमगढ़ की यही की है, बनारस में ही। हाँ, इसका पोस्टर देखते हैं बहुत जगह लगा रहता है, बीजेपी को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अब ये जो बाप है, अजीब रखा है ना सुनने के बाद ही ये जो नाम रखा है अपना, अब ये तो पार्टी भी राजकीय पार्टी नहीं है, न तो क्षेत्रीय पार्टी है, न तो अखिल पार्टी है। जैसे अखिल या क्षेत्रीय या राजकीय, ठीक है, ये तीनों एक ही कल बताए थे आप लोगों को, ठीक है। ये है राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी में क्या है कि जो सिंबल आपको निर्वाचन आयोग ने सौंप दिया, जैसे बीजेपी के पास कमल का फूल है, अब उस कमल के फूल का सिंबल कोई प्रयोग नहीं करेगा पूरे देश में, न निर्वाचन आयोग वो चुनाव चिन्ह किसी को देगा। सर मतलब चुनाव चिन्ह का डिसीजन मतलब चुनाव आयोग करती है, पार्टी चुनाव आयोग करती है। चुनाव चिन्ह आपको क्या देना है ये निर्वाचन आयोग करेगी। जैसे शिवसेना में जब दो गुट हो गए, एक शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो गई। जैसे ही इन लोगों में विवाद हुआ, मामला पहुंचा निर्वाचन आयोग के पास। जब मामला निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा, निर्वाचन आयोग ने जिनके पास विधायक शिवसेना के ज़्यादा थे उनके पास वही तीर कमान वाली चुनाव चिन्ह दे दिया, बाकी उद्धव ठाकरे का जो गुट है उनको दे दिया मशाल, ठीक है। उसमें मशाल इस तरह का होता है, इसमें आग जलता रहता है, ठीक है, इस तरह का है। ये शिवसेना को दे, उद्धव ठाकरे गुट को दे दिए ये, ठीक है। तो इसका जो निर्धारण है वो तो करती निर्वाचन आयोग, ठीक है। लेकिन जो ये राष्ट्रीय पार्टी और राजकीय पार्टियों का दर्जा दिया जा रहा है, इसके बहुत ज़्यादा मतलब है, मतलब बहुत बड़ा मतलब है। यानी आपको जैसे सिंबल दिया गया, उस सिंबल पे सिर्फ आप ही चुनाव लड़ेंगे, उसके अलावा उस सिंबल का कोई प्रयोग नहीं कर पाएगा। अगर आप राजकीय हैं और आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ही आपका चुनाव चिन्ह रहेगा, उत्तर प्रदेश के लिए ही वो मान्य होगा, उत्तर प्रदेश के लिए ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी वही चुनाव चिन्ह हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के पास हो, ठीक है, वहाँ की डीएमके के पास हो, खैर उनका चिन्ह अलग है। लेकिन अगर आप राजकीय पार्टी हैं और आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जो समाजवादी पार्टी को साइकिल चुनाव निशान मिला है वो साइकिल निशान सिर्फ इन्हीं के पास है। लेकिन जिस दिन आप राष्ट्रीय पार्टी में आ जाएंगे, आपको बीजेपी हो, बीएसपी हो, जैसे आम आदमी पार्टी कुछ ही दिन पहले ये राष्ट्रीय पार्टी बनी है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी बनी है। अब इसका जो झाड़ू वाला निशान है, इसके झाड़ू वाले निशान को कोई प्रयोग नहीं कर पाएगा, इसके अलावा यही प्रयोग करेगी उसका। लेकिन अगर वही राजकीय पार्टी रहती तो सिर्फ दिल्ली में रहती, ठीक है, सिर्फ दिल्ली में रहती। अब दिल्ली के अलावा अन्य किसी राज्य में भी उस झाड़ू का कोई प्रयोग कर सकता है, ठीक है। अब वो निर्धारण कौन करेगा? निर्वाचन आयोग, कि हम किसको कौन सा चुनाव चिन्ह दें, किसको कौन सा चुनाव चिन्ह दे। ये जो चुनाव चिन्ह होता है ये कुछ नाम पे भी निर्धारित रहता है, ठीक है। कौन उसका संस्थापक है, जैसे अभी ये बाप है बहादुर राम पार्टी, ठीक। अब इसका जो संस्थापक होगा, जो इस कोई ना कोई उसका मेन मालिक है, ठीक है, जो इसका संस्थापक होगा उसके नाम के आधार पे इन सबों का निर्धारण होता है। जैसे गाँव में देखते होंगे प्रधानी का चुनाव आता है तो लोग नाम के आधार पे, किसी को किताब मिलता है तो किसी को इमली मिलता है, तो किसी को ईटा मिलता है, तो किसी को अनार मिलता है, देखें ये नाम के आधार पे होता है। और निर्वाचन आयोग उसका डिसाइड कर लेती है अपना, ठीक है। अब राजकीय पार्टी बनने के लिए कल बताए थे कि क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए।
जैसे आपको राज्य स्तर पर चुनाव लड़ना है, आपको कुछ चीज़ें जो हैं सरकार से लेनी है, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो निःशुल्क प्रदान कराई जाती हैं, ठीक है, जैसे पुलिस सेवा वगैरह, ठीक, आपको कभी कभी हेलीकॉप्टर वगैरह सब जो दे दिया जाता है, कुछ चीज़ें निःशुल्क कराई जाती हैं कि आप राजकीय पार्टी से हैं तो आपको कुछ छूट दिया जाता है, ठीक है। जब ये राजकीय पार्टी, जैसे अब राजकीय पार्टी के हो जाएंगे तो जाएंगे टोल टैक्स के पास, टोल टैक्स के पास जाएंगे, टोल टैक्स में तो हटा लिया जाएगा। इनके पास 300 रुपया नहीं रहेगा, 50 तो गाड़ी ले रहेंगे, बहुत होगा 15,000 रुपये होगा उसका, ठीक है, ये उसका नहीं दे पाएंगे टोल टैक्स, ठीक है। इन्हीं को व्यवस्था मिलेगी अगर ये पार्टी बन जाएंगे तो। इनको मिलेगी सिक्योरिटी, ठीक है, Z+ सिक्योरिटी, तो किसी को पुलिस की सिक्योरिटी मिलेगी, ऐसे ऐसे सिक्योरिटी मिलेगी अगर राजकीय पार्टी बना लिए तो। जैसे SBSP है ना, उनकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश जी की, ठीक, वो चुनाव जीते, कुछ सीटें प्रदान किए, कुछ सीटें पाए, कुछ वोट पाए, ठीक है, राजकीय पार्टी बना लिए हैं। चुनाव लड़ना रहता है, कहीं से भी लड़ते हैं, जैसे छड़ी उनका निशान है, छड़ी है ना उनका, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उनके लड़के के पीछे, उनके पीछे, दोनों लड़कियों के पीछे स्कॉट लगी रहती है। क्यों लगती है? राजकीय पार्टी होने के नाते। उतनी बड़ी नहीं, उतना सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है जितने बड़े अखिलेश हैं। अखिलेश को थोड़े से विपक्ष के नेता, उसकी वजह से और मिलता है। इनके में 20 काफिला तो उनके में 50 रहेगा। और कभी कभी हम सोचते हैं कि काफिलों का पैसा आता कहाँ से है, कभी कभी सोच के मुस्कुरा देते हैं कि नहीं ठीक है, हम ही से लिया जा रहा है और हम ही को हटाया जा रहा है। हाँ, तो ये जो राजकीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी बनने से बहुत फायदा होता है। इसके अध्यक्ष को अलग से तनख्वाह, इसके अध्यक्ष को सिक्योरिटी, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष को सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री को अलग से सिक्योरिटी, ठीक है। चुनाव के समय आपका प्रचार करवाना, ऑनलाइन देखते हैं सिस्टम, ऑनलाइन से प्रचार होता है ना, उन सबों को बताना, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद आप कह सकते हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बीजेपी का प्रचार देखते होंगे, टीवी पे आता है। समाजवादी पार्टी का प्रचार देखेंगे कभी टीवी पे? नहीं देखते हैं। क्यों? राष्ट्रीय पार्टी के लिए करा रहे हैं सब, ठीक है। तो जब आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाना होता है तो आप कुल वैध मतों का 6%, विधानसभा में कुल वैध मतों का 6% प्लस 2 सीट विधानसभा का प्राप्त करेंगे। आपकी ये पहली योग्यता है। यानी अगर आपने ये पहली योग्यता प्राप्त कर ली, ये पहली, तो आप राजकीय पार्टी हो जाएंगे। विधानसभा में जितने मत पड़ेंगे, ठीक है, उसका 6% आपको लाना है वोट। आप हारे या चाहे जीते उससे कोई मतलब नहीं है। 6% आपको टोटल वोट मिलना चाहिए, प्लस आप कहीं ना कहीं से 2 विधानसभा की सीटें जीतिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी योग्यता क्या मांग कर रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए, या तो ये, या तो ये, या ये, या, यानी इन चारों में से कोई एक आप प्राप्त करेंगे तो होगा। बी बोल रहा है कि कुल वैध मत का 6% प्लस 1 लोकसभा सीट, यानी ऊपर बोल रहा है विधानसभा का। जैसे 2022 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, और यही बहादुर राम पार्टी जिसको आप बता रहे हैं, इसको अगर राजकीय पार्टी बनना होता और ये राजकीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना चाहती, तो इसको 6% वोट प्राप्त करना होता विधानसभा में, प्लस विधानसभा की 2 सीटें प्राप्त करना होता, ठीक है। लेकिन 2022 में वो प्राप्त नहीं कर पाई। अब करना है इसको 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा, ठीक है। जब 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा तो उसके लिए वही मत का परसेंटेज वही रहे, आप मत इतना ही प्राप्त करना होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको 1 लोकसभा सीट प्राप्त करनी होगी, और ये होगा आपकी लोकसभा का। लोकसभा मत का 6% प्राप्त करेंगे उस राज्य में, प्लस 1 लोकसभा सीट, ठीक है। कुल वैध मत का 6% प्लस 1 लोकसभा सीट, ठीक है। जब लोकसभा का चुनाव हो, जब विधानसभा का चुनाव हो तो कुल वैध मतों का 6% प्लस 2 विधानसभा सीट विधानसभा का। ये है लोकसभा का, ये है विधानसभा का। हाँ, ये 6% लोकसभा का है और ये विधानसभा का है। इसमें 2 सीटें प्राप्त करना है
आइए जब एक लोकसभा सीट प्राप्त करेंगे तो इसमें विधानसभा की छः से कम सीट नहीं आएंगी। ये जो लोकसभा है ना, एक लोकसभा सीट, हमारे यहाँ गाजीपुर में 9 विधानसभा है। एक लोकसभा सीट मतलब पूरा जिले में ठीक है, तो अब ये जो है कुल वैध मत का 6% प्लस एक लोकसभा सीट, आप राजकीय पार्टी बन जाएंगे। कुल स्थान का 3%, यानी उत्तर प्रदेश में है आपका 403, ठीक है, लेकिन कहीं पे 40 सीटें भी हैं, कहीं पे 60 सीटें, जैसे आपकी न्यूनतम सीटें 60% होंगी, ठीक है। चलिए, ये जो है कुल स्थान का 3% या 3 सीट, ठीक है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो 3% में बहुत ज़्यादा स्थान हो जा रहा है। लेकिन जहाँ पे 40 सीट होगी तो वहाँ पे न्यूनतम है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि कुल स्थान का 3% या 3 सीट, ठीक है, कुल स्थान का 3% या 3 सीट प्राप्त किया हो, तब आपको जो है राजकीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा विधानसभा का। अब ये क्या है, आपकी विधानसभा का होना चाहिए। ध्यान रहे ये चीज कि क्या वो बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है लोकसभा, पहले वाले में बोल रहा है विधानसभा, फिर तीसरे वाले में बोल रहा है कि कुल स्थान का 3%। तो ऐसा मत देखिए करेगा कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो ये भी सोचिएगा, अपने दिमाग लगाइएगा कि कहीं 40 सीटें भी हैं विधानसभा की, जो न्यूनतम सीटें 60 निर्धारित की जाती हैं, उससे भी नीचे कहीं सीटें हैं, ठीक है। अब ये प्राप्त कर लिया, तब आपकी राजकीय पार्टी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका डी वाला है कि आपको इन तीनों का, आप ना कोई चुनाव में कोई आपका पार्टी का जीता व्यक्ति, ना कुछ हुआ, लेकिन आप लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, चाहे 2024 में लोकसभा का चुनाव हो, ठीक है, और चाहे 2027 में विधानसभा का चुनाव हो, इन दोनों चुनाव में से किसी एक में अगर आप कुल वैध मत का 8% वोट प्राप्त कर लेते हैं, कुल वैध मत का 8% वोट प्राप्त कर लेते हैं, या आपके लोकसभा का चुनाव आपके राज्य में हो या तो विधानसभा का चुनाव आपके राज्य में हो, इन दोनों में से किसी का भी एक का चुनाव हो और आप 8% वोट मत प्राप्त कर लेते हैं, तो आप राजकीय पार्टी बन जाएंगे, जो जोड़ा गया है 2011 में। इसमें न आपको 3 सीटें जीतनी हैं, न एक लोकसभा की सीटें जीतनी हैं, न 2 विधानसभा की सीटें जीतनी हैं। समझ में आ रहा है चीज? तो 100 वोट पड़े तो 8 वोट एक बार प्राप्त कर लेंगे तो ये हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 वोट था तो यहाँ 6 वोट प्राप्त करना था और 2 सीटें प्राप्त करनी है, ठीक है। लोकसभा में भी 6 है, 1 सीटें प्राप्त करनी है। यहाँ पे है कि कुल स्थान का 3%, यानी कितनी सीटें हैं उसका 3% पा जाइए, या तो जो न्यूनतम 3 सीटें हैं वो पा जाइए, ठीक है। और ये वाला जो है लोकसभा हो चाहे विधान, किसी का भी चुनाव हो, आप 8% वोट पा लिए, आप राजकीय पार्टी घोषित हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको 8% वोट मिल गया तो आप राजकीय पार्टी घोषित हो जाएंगे, ठीक है। अब यह है राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी में है कि 4 राज्यों में या अधिक, ठीक है। सबसे पहले तो आप 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करेंगे वैध मतों का, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन चारों राज्यों में 6% मत प्राप्त करेंगे, प्लस 4 लोकसभा की सीटें। किसके लिए? राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आपकी पहली जो शर्त है, पहली शर्त कि आप अगर इसको प्राप्त कर लेंगे तो आप भारत में राष्ट्रीय पार्टी के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। अब 4 राज्यों में या अधिक, 4 राज्यों में या अधिक उसके वैध मत का 6% प्राप्त करता हो, यानी उत्तर प्रदेश में भी 6%, बिहार में भी 6%, झारखंड में भी 6%, मध्य प्रदेश में भी 6%, ठीक है, प्लस 4 लोकसभा सीट प्राप्त करता हो, ठीक है। किसका? ये लोकसभा का, ठीक है, ये लोकसभा का है, ठीक। अगर अब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, यहाँ भी 6%, बिहार में भी पा गए, ठीक है, झारखंड में भी पा गए, उत्तर प्रदेश में भी पा गए, मध्य प्रदेश में पा गए आप, ठीक है। अब 6% पा गए आप 4 सीटें लोकसभा की पा गए, जैसे
समाजवादी पार्टी 1992-93 के करीब, ठीक है, लगभग उसी करीब करीब 24 सीटें पाई थी लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसने ये वाला दर्जा नहीं प्राप्त कर पाई। चारों राज्यों में 6% नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन अपने राज्य उत्तर प्रदेश में इतना बोलबाला, इतना जलवा था उनका कि उन्होंने लोकसभा की 24 सीटें प्राप्त कर ली 80 में से। सोचिए कि लोकसभा की 80 सीटों में से 24 सीटें एक राज्य की पार्टी प्राप्त कर ली, ठीक है। तो अगर कभी आप पढ़ें और देखें तो कहेंगे नहीं ये तो 24 सीटें प्राप्त की थी, आप तो बोले थे 4 ही। तो ये जो 4 लोकसभा सीटें ये आपके लिए निर्धारण नहीं करता है, आप उसी अपने उत्तर प्रदेश राज्य में ही 4 लोकसभा सीटें पा जाएंगे, लेकिन आपको ये पाना बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप 6% सभी राज्यों में नहीं पाएंगे चुनाव आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। ये हुई आपकी पहली योग्यता। जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेगा उसे सर और भी राज्यों में चुनाव लड़ने का अधिकार है। जैसे राजकीय पार्टी है आपकी, राष्ट्रीय पार्टी लड़ सकती है। ठीक है, राजकीय पार्टी आप जाके चुनाव लड़ लीजिए वहाँ पे। जैसे अखिलेश यादव हैं, महाराष्ट्र में भी लड़ते हैं, मध्य प्रदेश में भी लड़े हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, बिहार, पार्टी लड़ी होगी दिल्ली में थी, ठीक है, हो गई है हाँ, ठीक है। तो ये जो है 4 राज्यों या अधिक में वैध मत 6% प्लस 4 लोकसभा की सीट, ठीक है। दूसरा क्या करता है, लोकसभा में 2% स्थान जीतता है, यानी लोकसभा की सीट जो 545 जिसमें वोटिंग होती है, ठीक है, वोटिंग होती है 543 पे ही, ठीक, तो जो वो 2% स्थान आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब 2% स्थान होगा कितना, कल बताए थे कि टोटल आ रहा है 545 का लगभग 2/, यानी ये हट जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी लगभग 11। आप 2% स्थान यानी 11 सीट आप लोकसभा के जीतेंगे, और इसके आगे कह रहा है कि 3 विभिन्न राज्यों से वो जीते होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये 11 आपके पास 11 सदस्य चाहिए और वो 3 राज्यों से होने चाहिए, ठीक है, तब आप राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे, ठीक। उसके आगे फिर तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि कोई दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर ले, ठीक है। यानी कोई दल है 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर लेगी, चुनाव वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। कोई दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता, यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, ऐसा ही बिहार में भी हो जाए, ऐसा ही झारखंड में भी हो जाए, ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हो जाए, उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो सबसे खतरनाक कौन लग रहा है, यही वाला। अपने यहाँ तो सीट लोग जीत ही नहीं पा रहे हैं, सबसे अच्छा ये है, सबसे अच्छा तो हमको ये लग रहा है, ठीक है। एकदम आसान है, 6% वोट खूब चिल्ला के खूब चिल्लाइए, खूब प्रचार करिए। देखिए हम जब जैसे प्रचार तो होगा ही, पार्टी का गठन हो गया ना, तब इनके लिए चुनाव होगा, जब चुनाव होगा तो आएंगे लोग तो प्रचार करेंगे, तो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। तो अच्छा जब चुनाव से जीतते हैं और हेलीकॉप्टर से जब कहीं बाढ़ वगैरह आ जाती है, जो सत्ता में रहता है तो हेलीकॉप्टर से सब देखते हैं। सोचिए ये इतने महान लोग हैं कि अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो ये लोग हेलीकॉप्टर से देखते हैं और कहाँ मज़ा लेते हैं, सब देख के मज़ा लेते हैं कि अरे चलिए कम से कम देखते हैं। जानते क्या कर देते हैं, जब बाढ़ आती है ना और जब नेता सब देखने जाते हैं हेलीकॉप्टर से, तो ये सोचते हैं कि इतना कम का डूबा है, इसमें तो कम पैसा पास होगा, और जो हमको लाइव चूरा बांटना है, जो पैसा फेंकना है, आखिरकार और बढ़ा रहता और बाढ़ में डूबे रहते लोग, तो और पैसा हम चुराए होते। वो सभी सभी निरीक्षण करने जाते हैं, आपसे उनसे कोई मतलब नहीं है। वो विधान भवन में बैठे हैं, आराम से एसी लगा के शांति से सुखपूर्वक बैठे हैं और जा रहे हैं आपको देखने हेलीकॉप्टर से। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह यादव, ये जो है बाढ़ का पानी था, देखिए नए मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, अभी थोड़े से इनके अंदर जज्बात आएंगे तो बाढ़ों में जाएंगे, किसी को सस्पेंड कर देंगे, बोल देंगे कि मांस मंदिरा रोड पर नहीं बिकेगा, ये सब अभी दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन इन्हीं की पार्टी में कोई मुस्लिम आ जाएगा, इन्हीं की पार्टी से कोई इनका करीबी आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कहते हैं अरे का वो सब बंद करा के रखे हैं,
चालू करवाइए, उसको आपको पैसा मिलेगा। मनमोहन सिंह यादव जो है वो भी आ जाएंगे उसी लाइन में। सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम लोग तो खर खट्टे खट्टे हैं, हम लोग तो बोलते हैं उन सबों को चुभने लगते हैं। ठीक है, हम लोग बोल देंगे बस चुप जाएंगे। ठीक, तो ये है आपके राजकीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, अब आप लड़ेंगे चुनाव, आप चुनाव लड़ेंगे। अभी तक तो हमने आपको राष्ट्रीय पार्टी और राजकीय पार्टी का अधिकार दिया है, ठीक, कि आप आइए कैसे कैसे पार्टी लेना है। अब आप चुनाव भी तो लड़ेंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नियम और कानून होगा, उसके लिए भी तो कोई नियम कानून होगा ना। आइए नियम कानून देखें। कोचिंग का क्लास 9 बजे से कर दें। सुबह में ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना। नहीं, हमको बात नहीं करता है, सुबह सुबह तो आते हैं ना, सब कुछ आगे होगी देते हैं, गाड़ी हो जाकर आते हैं, गाड़ी उठने का हम करते हैं 7:30 बजे, 7:30 बजे कभी कभी सोचते हैं, लेकिन जैसे 9 बजे करते करते लेट हो जाता है सब कुछ। अब आने में इतना ठंडी है। चलिए तो कल से क्लास 9 बजे करेंगे। आप भी कुछ खाओ ऐसा आएगा। अगर फिर वहाँ पे पैनल लगा देंगे तो अच्छा, पैनल लगा देंगे तो शाम को आ सकते हैं आप लोग। शाम को कोचिंग के बाद, कोचिंग से पहले, कोचिंग के बाद की बात कर रहे हैं। जैसे हम उस समय शाम को कर देंगे, इसलिए कि 7 बजे से करेंगे। 7 बजे से हाँ, तब सही है सर। 6 बजे आ सकते हो, मैं ही वहाँ पे आया वो खाने के लिए, फिर घर जाएंगे अपन भैया लेके देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन लॉ। ठीक है, अब तक तो हमने इनको बताया कि ये पार्टी का गठन कैसे कर लेंगे, निर्वाचन आयोग कैसे इनको पार्टी का गठन करने का अधिकार दिया है, कैसे शक्ति दिया है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब निर्वाचन आयोग कहेगा कि आप कैसे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी गठन करने के लिए डायरेक्ट राजकीय पार्टी से वो करेंगे गठन, पहले छोटे स्तर पर नहीं, आप निचले स्तर पर ले आएंगे, डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, अपना दाखिला कराएंगे, वहाँ पे सब कुछ देंगे कि मैं अपने पार्टी का नाम ये रखना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे करते करते जब ये, हाँ, यहाँ से करते करते जाएंगे तब ना ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, वो राजकीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी प्राप्त करने के लिए आपको बताया गया है। ठीक है, अब चुनाव कैसे लड़ेंगे, चुनाव भी लड़ना है तो इसके लिए हमारे यहाँ कानून है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। ठीक, ये कानून है। ठीक, एक है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, ये इसको बोलते हैं RPA। ठीक, रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट। ठीक है, ये है आपका 1950। ये 1951।
51। ठीक, अब होता क्या है कि जब हमने पार्टियों का गठन किया तो हमने चुनाव का भी अधिकार दिया था लोग, ठीक है, कि आप जब पार्टी बनाए तो किसी पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाएंगे, ठीक है। जब आप चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई नियम कानून होगा, जरूरी है, ठीक है, कि कोई ना कोई आपके लिए नियम हो, कोई ना कोई कानून हो जिसके तहत आप भी तो उसका पालन करें, ठीक है। तो जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950 ये कहता है कि सीटों का निर्धारण अगर निर्धारण करना है और आपसे पूछ दिया कि सीटों का निर्धारण किस अधिनियम के तहत होता है, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत सीटों का निर्धारण होता है। हमने कभी नहीं पढ़ाया था आपको, हम सिर्फ ये पढ़ाए थे कि लोकसभा में इतनी सीटें हैं, राज्यसभा में इतनी सीटें हैं, विधानसभा में इतनी सीटें हैं, विधान परिषद में इतनी सीटें हैं, लेकिन हमने कभी नहीं बताया था आप लोगों को कि निर्धारण कौन करता है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के तहत ये निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है, ठीक है, कि सीटों का निर्धारण कैसे होगा, ये राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेके परिसीमन के आधार पे सीटों का निर्धारण करेंगे, ठीक है। परिसीमन के आधार पे आप लोगों को परिसीमन समझाए थे, ठीक है। परिसीमन आप लोगों को बताए थे कि जब कहीं भी जैसे हमारे यहाँ की जनसंख्या लोकसभा के लिए थी 10 लाख, ठीक है। अब हमने तो 10 लाख उस जनसंख्या को माना था, लेकिन जनसंख्या जो हमने 71-72 वाली ली थी, अब तब से लेके 2023 तक तो ज़्यादा दिन हो गया ना, अरे लगभग 30 साल मान लीजिए, 4 साल इधर छोड़ के 20-50 साल हो गया, तो 50 साल में क्या जनसंख्या एक जिले की 15 लाख नहीं हुई होगी, 10 से 15 हुई होगी ना, तो 5 लाख लोग बढ़े ना, तो उस 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जबकि हमने एक लोकसभा सीट के लिए तो 10 लाख, एक लोकसभा सीट में 10 लाख लोगों को दिया था, बाकी बच रहे हैं 5 लाख एक्स्ट्रा, तो उन लोगों के लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ करना होगा। इसके लिए हमने ये नियम बनाया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के तहत सीटों का निर्धारण करेंगे हम, राष्ट्रपति पूछेंगे निर्वाचन आयोग से, ठीक है। उसके बाद परिसीमन होगा, परिसीमन होके जनसंख्या की गणना होगी, जैसे जब परिसीमन कब होता है, जब जनगणना होती है, ठीक है। और इन लोगों ने जनगणना भी फिलहाल रोक के रखी है, जनगणना करा ही देने हैं, ठीक है। जनगणना अगर करा देते तो फिर परिसीमन कराना पड़ता, तो लोग नहीं करा रहे हैं इस समय, क्योंकि चुनाव हो जाए बीत जाए फिर करा लेंगे, ठीक है। बहुत दिमाग लगा रहे हैं लोग। परिसीमन हो जाएगा, ठीक है। किसको कितना आरक्षण देना है सीटों पे, ठीक है, सीटों पर आरक्षण देना है, ठीक। ये कौन किस में होगा, इसके तहत होगा, ठीक। इसमें योग्यता, अर्हता, अयोग्यता, निर्भरता, ये अर्हता योग्यता एक ही है, अयोग्यता निर्भरता एक ही है, ठीक है। 1951 के तहत आपका मान के चलिए आपके ऊपर कोई केस है, विवाद है, ठीक है, उसके तहत आपकी क्या होगी, आपकी योग्यता क्या है, किस तरीके से आपकी योग्यता चली जाएगी, ठीक है। क्या सिस्टम है कि आपकी योग्यता छीन ली जाए, अगर आप बने संसद के सदस्य हैं, चाहे विधानसभा के सदस्य हैं, तो आपकी सदस्यता छीन ली जाए, ये जो आपका काम है इस 1951 के तहत होगा। और 1950 के तहत सीटों का निर्धारण, परिसीमन, सीट पर आरक्षण, ठीक है, इन सबों का होगा। देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या है इसमें। क्या हुआ, तो शाम वाले कोचिंग में सर, हाँ हम कर तुम ये तो बात चलिए
बोला ये बोल रहा है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ठीक है। इसके तहत है कि लोकसभा राज्य की विधानसभा में विधान परिषदों में सीटों का आवंटन, सीटों का निर्धारण, ठीक है। दूसरा बोल रहा है संसदीय विधानसभा में विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ठीक है। तीसरा बोल रहा है निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन निबंधन अधिकारी आदि। यानी 1950 के तहत ये जो आपके निर्वाचन अधिकारी हैं, ठीक है, इनके कर्तव्यों को दर्शाया गया है, ठीक है, कि जब निर्वाचन अधिकारी हैं, कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फिर वो किसको नियुक्त करेगा, स्टेट का मेन चुनाव आयुक्त, फिर डिस्ट्रिक्ट के चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त करेगा, फिर किसको रिटर्निंग ऑफिसर बनाएगा, किसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाएगा, ठीक है, किसे वहाँ का पोलिंग एजेंट बनाएगा, ठीक है, किसको बूथ लेवल ऑफिसर बनाएगा, BLO, किसे बूथ लेवल ऑफिसर बनाएगा। ये सब इस जो चर्चा है, जैसे माना कि चलिए ये क्या हो रहा है, ECI हुआ, ठीक है, CEO हुआ, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन DO, ठीक है, RO, रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, पोलिंग एजेंट, ठीक है। ये सबों की जो चर्चा है ये इसमें है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, जिला निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। संसदीय विधानसभा विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची, मतदाता सूची का निर्धारण करना, ठीक है। जैसे हम लोग जब वोटिंग करने जाते हैं तो हम लोग के वाइट पेपर पे, ये वाइट पेज है, ठीक, जब भी कभी चुनाव होता है तो विधानसभा का और लोकसभा का, और किसी का नहीं, बस विधानसभा और लोकसभा का जब चुनाव होता है तो यहाँ आपको जो सफ़ेद पर्ची मिलती है वोटिंग करने के लिए, यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ पे आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा जो भी नाम रहेगा, आपका परिचय क्या क्या कैसे है, उम्र वगैरह इस पर लिखा रहेगा, ठीक है। निर्वाचन कार्ड मिलता है ना, उसी तरह एक पर्ची मिलती है। वोटिंग के समय आपको सफ़ेद पर्ची लेके ही जाना होगा, बिना उसके लिए आप नहीं कर पाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब ये मतदाता सूची कौन तैयार करता है, इसी में से लोग इस मतदाता सूची को तैयार करेंगे। किस अधिनियम के तहत? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत, ठीक है। आप 1951 के तहत क्या करेंगे, ठीक है। इसमें अभी बहुत है, जैसे इसमें और है राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व द्वारा भरी जाने वाली सीटों के बारे में प्रक्रिया का निर्धारण, फिर है राज्य विधान परिषद के चुनाव के उद्देश्य से स्थानीय प्राधिकारी, दीवानी न्यायालयों को छोड़कर, ठीक है। कुछ जैसे फौजदारी और दीवानी दो होता है, फौजदारी लड़ाई होती है, दीवानी जमीन से संबंधित होता है, ठीक है। अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, कह रहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में चुनाव से संबंधित सभी प्रावधान नहीं थे, बल्कि इसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए सीटों के आवंटन की तथा चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन की व्यवस्था की गई थी 1950 वाले में, ठीक है। इसके अलावा मतदाता की अर्हता तथा मतदान सूची के निर्माण का भी प्रावधान था, यानी इसमें मतदाता सूची की निर्माण कैसे होगी, उसकी योग्यता क्या होगी। जैसे मतदाता सूची बनेगी तो आपको बताया जाता है ना कि सबसे पहले आपकी उम्र 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई, किया गया कि नहीं, ठीक है। तो ये इसमें इसकी अर्हता थी, लेकिन जो सदस्य खड़ा हो रहा है उस चुनाव के लिए, जो उस पद के लिए खड़ा हो रहा है, उसकी योग्यता क्या होगी, उसकी अर्हता क्या होगी, उसकी नियोग्यता क्या होगी, उसकी निरर्हता क्या होगी, किस तरीके से उसको उसके पद से हटाया जाएगा, क्या काम करेगा कि पद से हट जाएगा, इन सबों की जो चर्चा है वो 1951 वाले में है, ठीक है। अब इसमें है क्या, संसद तथा राज्य विधायिकाओं के लिए अर्हताएं एवं अयोग्यताएं। जैसे अगर आप पहले भारत के नागरिक थे, जैसे अक्षय कुमार भारत के नागरिक थे, वो चुनाव लड़ सकते थे, कनाडा के हो गए, और कनाडा के जब नागरिक हो गए और कहें कि नहीं हम भारत के चुनाव लड़ेंगे तो जिंदगी में ना लड़ पाएंगे, यानी उनकी योग्यता समाप्त, ठीक है। अयोग्य कब रहेंगे, भारत के नागरिक हों। अगर आप 21 साल के हो गए तो प्रधानी का चुनाव लड़िए, 25 साल के तो लोकसभा का चुनाव लड़िए, 30 साल के हैं तो राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव लड़िए, 35 साल के राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, ठीक है। यानी आपकी वो योग्यता है। तो जो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बनाए गए, ये सब कानून है, ये सब इसकी चर्चा इसमें है। जब आप ये 1950 उठाएंगे ना,
अलग से आप लेंगे किताब एक ठो तो इतनी मोटी किताब मिलेगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 अलग है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 इसकी अलग किताब मिलेगी और इसकी अलग किताब मिलेगी। आप पढ़ते रहिए खूब, ठीक है। इसीलिए जो मतलब जो लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं इसीलिए उनके पास इतना दिमाग हो जाता है, काम कुछ और का करना है तब तक चुनाव में लगा दिया, फिर तक पता नहीं कहाँ मार झगड़ा हो गया, फिर पता नहीं कहाँ कौन टैक्स नहीं दे रहा है, ठीक है। सब रेवेन्यू जो होता है फिर पता नहीं किसका ट्रक कहाँ फंसा है, कौन बड़े आदमी का फोन आएगा मेरा ट्रक छोड़वा दीजिए, एसपी साहब पकड़ के रखे हैं, ठीक है। तो ये जब ये सबों की जो चर्चा है 1951 में है। अब और क्या इसमें आगे, आम चुनावों की अधिसूचना, यानी इनको अधिसूचना जारी कर दी जाती है कि अब ये चुनाव होने वाला है, अब आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अब अगला चुनाव आने वाला है, खूब आइए प्रचार करिए और कहिए कि हम आपके लिए एक ऐसे पक्षी का निर्माण करेंगे जो आपको 1 घंटे में वाराणसी से मुंबई पहुंचाएगा। जहाज को नहीं, पक्षी का, ठीक। हम एक ऐसे पक्षी का निर्माण करेंगे, ठीक है। या हो सकता है कि हम अलाउद्दीन का जो पता नहीं चिराग कुछ ऐसा कुछ होता है ना उसमें गायब कर देता है, हम कुछ ऐसा सिस्टम लाएंगे जिससे आप मिनट भी ना लगे यहाँ से वहाँ गायब हो जाएं। हम कुछ ऐसा सिस्टम लाएंगे जिससे आप बैंक का पैसा लें और लेके भाग जाए, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे तरीके की बात होंगी, ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो सब वादे ये लोग कर रहे हैं ये करेंगे इसके तहत, ठीक है, इसके तहत ये लोग वादे करेंगे। करिए वादे अपना, हम लोग भी आप ही के पीछे लगे, ठीक है। चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी, यानी प्रशासनिक मशीनरी जैसे ईवीएम की मशीन, आगे ईवीएम पढ़ाएंगे कि ईवीएम क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, कब से चुनाव उसके लिए होना स्टार्ट हुआ, कब किसके लिए फायदा हुआ, कब किसके लिए नुकसान हुआ। इसमें देख रहे हैं ईवीएम में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो सब हैं बैठे हैं धरने पर, सब देख रहे हैं ना। लेकिन हम अपने मीडिया पे क्या ही बोला जाए, हमारी मीडिया पूरी एकदम जान लगा दी है राम मंदिर पे, और उसमें एक भी मीडिया नहीं है, सब मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा उन लोगों का, और कोई नहीं जान पा रहा है, उन लोगों का पता ही नहीं चल रहा, ऐसे हवा उड़ रहे हैं। सोशल मीडिया चल गया है कि कुछ लोग को पता चल जाएगा, हमें आपको समझ लीजिए कि क्या स्थिति है इस देश की, ये गलत है, आप कितना भी हो ये गलत है। अरे हम तो ये समझ रहे हैं कि हम छोड़िए, सरकार जो करती इन न्यूज़ों वाले क्या कर रहे हैं, कम से कम यार तुम्हारा अधिकार है, तुम तो पूछो कि सरकार ये क्या कर रहे हो, लेकिन सरकार भी नहीं पूछ रही है। अरे जनता न्यूज़ वाले भी नहीं पूछ रहे हैं, अच्छे हैं सब, ठीक है। आगे देखिए, मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए कुछ सामग्री की निःशुल्क क्या है, कुछ सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति। अभी बताएं आप लोगों को कि अगर आपको राजकीय पार्टी का दर्जा है तो आपको क्या मिलेगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है तो आपको क्या मिलेगा। जैसे राजकीय पार्टी का दर्जा है तो 2 ठो गाड़ी आगे पुलिस स्कार्ट, 2 ठो पीछे, खूब पुलिस लगी रहेगी आपके सिक्योरिटी के लिए। जैसे आप लोग देखते हैं जब कभी भी इन लोगों का बड़ा बड़ा मंच लगता है तो वहाँ देखेंगे खूब सिक्योरिटी रहती है, पुलिस इतनी खाली बैठी है। मतलब ये भी हुआ है कि मतलब आपके पास राजकीय पार्टी का दर्जा आता है, टैक्स कुछ चीज नहीं लगेगा। क्या चीज? मतलब आपके पास राजकीय पार्टी का दर्जा है, आप उसके मतलब सदस्य हैं, आपका कुछ चीजों का टैक्स नहीं लगेगा, निःशुल्क रहेगा आपके लिए, सरकार निःशुल्क टैक्स की बात नहीं वहाँ पे। निःशुल्क मतलब आपके टैक्स फ्री वो अलग बात है, टैक्स फ्री पूरा पैसा ही आपका माफ रहेगा, टैक्स का मतलब है नहीं वहाँ पे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर कह रहा है चुनाव संबंधी विवाद, भ्रष्ट आचरण एवं चुनावी अपराध। चुनाव संबंधी विवाद जो है भी बताए हैं, चुनाव संबंधी विवाद, ठीक है। इसमें अपराध भी जोड़ लीजिए, अपराध मतलब राहुल गांधी भी फंसे थे ना 2 साल के लिए। हमको तो समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा अधीनस्थ न्यायालय का वकील था और कौन से हाई कोर्ट के वो जज थे कि आज तक उन्होंने ये फैसला देखा ही नहीं था क्या कि आज तक किसी को भी इतना अधिकतम चुनाव को लेके सुनाया ही नहीं गया है। अरे कम से कम कुछ देखते, लगता है कि वो अपने आप को मतलब दिखाना चाहता था, ठीक है। नहीं तो आज तक किसी को नहीं हुआ है।
उतना बड़ा नेता है वो, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पता नहीं 20-20 मर्डर करके साहब उनके खिलाफ कुछ होता नहीं है, उनको सजा ही नहीं सुनाई जाती है। और हमको लगता है कि आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा होगा, सिर्फ बोला होगा। अब ठीक है, अब बोलने के आधार पे आपने उसको अधिकतम 2 साल की सजा सुना दी। कभी सोच सोच के हमारे यहाँ के जजों पे, जिन जजों को हम लोग न्याय का सबसे न्याय के लिए अगर भगवान के अलावा अगर हम लोग किसी को दूसरा रूप न्याय का देते हैं तो उन जजों को ही देते हैं, ठीक है। और उसके बाद की स्थिति ये है, उसके बाद की स्थिति ये है कि आप लोग अजीब फैसला सुना रहे हैं। अभी शाही ईदगाह मंदिर जो मस्जिद है उसका सर्वेक्षण करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था, ठीक है। 10-15 दिन पहले शाही ईदगाह जो मस्जिद है उसका सर्वेक्षण करने के लिए दे दी थी आदेश, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को कुछ हो ही गया है, जब वो हो रही है तब वो सुना दे रही फैसला जाइए सर्वेक्षण करिए। देखिए, जिसकी लाठी उसी का भैंस, ठीक है। जो सत्ता में रहेगा अपना शासन धड़ाक से चलाएगा। और बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य ढल जाएगा, यानी सुबह हो रही है तो शाम भी होगी, और एक समय आएगा जब हमारी पार्टी का कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे आज कांग्रेस की पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह मेरी भी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ें धड़ल्ले से बदल के निकल जाए, कि एक समय ऐसा आए अगर आप लोग हम लोग कुछ ऊपर करें भी तो भी कोई फर्क ना पड़े। बीजेपी ये चाहती है, ठीक है। हम लोग तो कुछ और सोच के बैठ जाते हैं, ठीक। नहीं तो इतना थोड़ा कि कोई कुछ और कह दे रहा, कुछ और कह दे रहा, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। अब ये ज्ञानवापी सर्वेक्षण हुआ था, अब कुछ भी हो, हम जैसे भाई हम अपने विचार की बात बताते हैं, ठीक है। सेकुलरिज्म का यही मतलब होता है कि आप सबको एक साथ लेके चलिए। जितना पैसा आप खर्चा किए होंगे अपने मंदिर के लिए, थोड़ा सा पैसा खर्चा करके इधर की ज़मीन खरीद लिए होते आप, इनको दे दी होती, इनका बनवा के आप इनसे अब नया नियम लाइए ना आप उसके लिए, कि हम अगर आपके मस्जिद के लिए दे रहे हैं तो जैसे उस मंदिर में पैसा चल रहा है उसका पैसा सरकार ले रही है, हम इस मस्जिद का भी पैसा लेंगे। हम फैसला सुना रहे हैं, आई कितना विरोध करें मस्जिद वाले, कितना विरोध करें, करने दीजिए इनको, लेकिन हम फैलाएंगे उस नियम को। हाँ, जितनी वरीयता हम इनको देंगे उतनी वरीयता हम आपको भी देंगे। आप गलत करेंगे उठा के भेज देंगे अंदर, ये गलत करेंगे उठा के भेज देंगे अंदर, ठीक है। जैसे हम सोचिए ना कभी कभी कि हम लोग एक सामान्य नागरिक है ना, हम लोग कभी लड़ते हैं मुस्लिमों से? कभी लड़ाई हुई है मुस्लिमों से? कभी नहीं हुई है। अब उन लोगों की वजह से मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम वैसे हैं। हमारे ही धर्म के धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी हैं, उन्होंने ये बोला था कि वर्ल्ड कप 2023 का भारत में रहेगा, बोले थे वो, आप रिकॉर्ड है वो, आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। वो बोले थे कि वर्ल्ड कप 2023 का भारत में रहेगा। किस चीज़ पे आप विश्वास कर लें, यही आप देखे थे। इसी तरह सबका भविष्य देखते होंगे आप, हाँ। आप ट्रेन लड़ गई थी, आप बोलते थे कि विधि का विधान था, हाँ। हमको पता था कि लड़ने वाली थी, आपको पता था। मतलब हम लोग किस लेवल के अनुभक्ति पे जा रहे हैं, किस लेवल पे हम लोग का विजन हम लोग का क्लियर नहीं हो रहा है। कम से कम हम लोग ये भी तो सोचें, लेकिन नहीं सोच पा रहे हैं। अच्छा है, क्यों? क्योंकि हम तो पार्टी के नहीं हैं। अभी एक नया विवाद चल रहा है कि जो राम मंदिर बना है वो उस मंदिर जहाँ बनना था उससे 3 किलोमीटर बगल में बना है। एक अलग ट्वीट चल रहा है, जहाँ पे मंदिर बनना था उस जगह से 3 किलोमीटर अलग बना है। एक नया विवाद चल रहा है। अरे बना ना कहीं, तो उसमें कौन सा तुम लोग कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हो कि अलग 3 किलोमीटर बना है, वहाँ बना है, वहाँ। अरे बन गया ना, ठीक है, बन गया ना, वही अयोध्या में ही बना है ना, बात खत्म। तो एक नया कंट्रोवर्सी ला रहे हैं, जब 3 किलोमीटर दूर ही बनाना था तो फिर क्या जरूरत थी बनाने की। अजीब है आप लोग। अरे बना, बात खत्म, ठीक है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत इतनी चर्चा, इसकी चर्चा होगी, यानी जब कभी सीटों का निर्धारण होगा तो इसकी बात होगी, जब कभी परिसीमन होगा तो इसकी बात होगी, जब कभी सीटों का आरक्षण होगा तो इसकी बात होगी, जब कभी निर्वाचन अधिकारी की बात होगी तो निर्वाचन अधिकारी तो इसकी बात होगी, जब कभी मतदाता सूची, मतदाताओं की योग्यता, अर्हता, निर्हरता, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपकी भी योग्यता छीन ली जाती है कि आप चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे। जैसे कन्हैया कुमार पे इतना आरोप लगाया जाता है कि वो देशद्रोही है,
ठीक है। लेकिन अगर देशद्रोही होता तो इस मतदाता सूची में उसका नाम नहीं आता, ठीक है। इस मतदाता सूची में उसका नाम नहीं आता। अगर देशद्रोही जिस दिन घोषित हो जाएंगे इस मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया जाएगा। इसकी चर्चा इसमें है। जब इसकी चर्चा पूछेगा आपको तो आप बताएंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ठीक है, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के तहत, ठीक है। इतनी चर्चा। 1951 के तहत क्या है, जो सदस्य हैं, ठीक है, वो चाहे संसद के हों चाहे विधान के हों, ठीक है, इनकी योग्यता आपको योग्यता नहीं देगा, वो देगा आहर्ता, ध्यान रखिएगा, आहर्ता देगा। अयोग्यता नहीं देगा, देगा निर्हर्ता, ठीक है, विवाद देगा, अपराध देगा, ठीक है। इन सबों की जो चर्चा देगा ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में देगा, ठीक है, कि उनके ऊपर कितनी होनी चाहिए। जैसे अब्दुल्ला आजम खान के बेटे थे, जब उन्होंने पहली बार 2017 में विधानसभा का चुनाव उसने लड़ा था तो उसने उम्र की जो बताई थी उम्र कि हम 25 साल के हैं, वो 25 साल का था ही नहीं, वो 24 साल कुछ महीने का था, ठीक है। उसकी खुद की यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने मान्यता प्राप्त करा लिया था, उसके कॉलेज से, यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज था उसका, उस कॉलेज से अपना वो दाखिला करा के उसने मान्यता प्राप्त करके अपनी उम्र 25 साल करवा ली थी, ठीक है। उतना बड़ा उसके लिए कौन सा बहुत बड़ी बात है, करा लिया था अपना, ठीक है। जब प्राप्त हो गया, जैसे उसके लिए क्या है, जब शिक्षा विभाग होगा, अब वो किसका बेटा है, आजम खान का, और शिक्षा किसके हाथ में रहती है, मुख्यमंत्री के। जैसे हम ही हैं, हमको पास करना है इंटर और हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल और इंटर पास करना है, हमको मार्कशीट बनवाना है। मार्कशीट कहेंगे कि चलते हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, कहेंगे कि काम करिए कि हम 2013 में पास थे, फिर 2015 में पास हुए हैं, ठीक है। एक काम करिए, अब हमको पास करिए 2019 में, तो 2019 में पास करिए हाई स्कूल और 2021 में पास करिए इंटर। समझा रहा है चीज़, 2019 में हाई स्कूल, 2021 में इंटर। और 21 में क्या होता है, परीक्षा नहीं हुई थी, 21 में परीक्षा नहीं हुई, 2020 में परीक्षा नहीं हुई थी, 2022 में परीक्षा हुई है ना, 2022 में परीक्षा हुई थी ना, 2023 में एक ही साल में तो बाकी हुआ था सब, एक साल नहीं हुआ था बस, 2021 में नहीं हुई थी शायद, 2002 बार नहीं हुआ है, जो भी हुआ हो। अब हम कहेंगे कि काम करिए कि 2000 एक बार हमको 19 में पास करिए और एक बार 2021 में पास कर दीजिए। शिक्षा विभाग किसके हाथ में, मुख्यमंत्री के। आराम से उस पर डेटा पर डलवा देंगे, आराम से छप के आ जाएगा मेरे हाथ में। ठीक है, अब उनका बन के आ जाए, अब उसी तरह छपवा के आप अपना कर लेंगे। तो ये जो है अब्दुल्ला आजम खान के जो बेटे हैं गलत दिए थे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उस समय की जितना खर्चा हुआ था उनको वापस भरना पड़ा सब, ठीक है। तो उन सबों की चर्चा इसमें आएगी, ठीक है। तो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ठीक है। अब जब इतना होगा तो ये लोग लड़ेंगे अब चुनाव, ठीक। अब जब चुनाव लड़ेंगे तो इनके लिए नियुक्त होंगे ये सब अधिकारी, ठीक है। ये अधिकारी नियुक्त होंगे भाई, अब तो चुनाव लड़ना है। हम बता दिए कि इनकी योग्यता निर्योग्यता, मतदाता वगैरह कैसे कैसे वोट देंगे, कैसे इनकी पार्टियों का गठन होगा। अब हम चुनाव कराएंगे, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, तो उनके लिए अब अधिकारी लाएंगे ना। अब इनकी चर्चा चलेगी, ठीक। इनकी चर्चा देख लें, कितना टाइम हो रहा है, कितना क्लास चला।
कोई ध्यान नहीं मिलता है। आप देखिए जब ये चुनाव होगा इनके लिए, तो इनके लिए अधिकारी नियुक्त हो गए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CEO, DO, RO, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर, BLO, ये पोलिंग एजेंट, ये जो पोलिंग एजेंट होता है ये गौवा के चमचा होते हैं। देखे होंगे गौवा में जब वोटिंगियाँ होती है तो ये पर्चा लगाए रहेंगे, सब लगाए रहते हैं ना, ठीक है। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? ये करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ का, ठीक है। इनको वेतन नहीं मिलता है, ये बस जो मान के चले प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है तो उसका चमचा बेलचा है, और विधानसभा कोई तो उसका चमचा बेलचा है। जब कभी आप जाएंगे गांव में वगैरह वोटिंग के लिए तो वो सब करते वोटिंग करवाने के लिए, तब ये क्या हुआ, ठीक। अब चुनाव होगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जब अभी हम आपको बताए हैं कि 1900 रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट 1951 के तहत अभी हम बताए हैं कि आम चुनाव के बारे में बताना अभी बताए हैं रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, ठीक है। अब इसमें बताएं कि आम चुनाव की जो घोषणा है इसके तहत होती है, ठीक। अब ये चुनाव लड़ेंगे, ठीक। जब चुनाव लड़ेंगे तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जो योग्यता मांगी गई है उस योग्यता के आधार पे आप कहीं नामांकन करेंगे कि नहीं? बिना नामांकन करे तो आपको वोट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जब कभी भी आम चुनाव की घोषणा होती है, ठीक, तो आप जाते हैं नामांकन करने, ठीक है, नाम का अंकन करने, ठीक है। अब कहाँ जाएंगे? जैसे जब आपका विधानसभा का होगा तो आप SDM के पास जाएंगे, ठीक। अगर आपका विधानसभा का होगा तो SDM के पास जाएंगे, और जब लोकसभा का होगा तो आप DM के पास जाएंगे, ठीक है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। जब कभी भी नामांकन आपको करना होगा, जैसे एक ऐसा क्षण है जब देश का प्रधानमंत्री रहता हुआ व्यक्ति SDM के सामने झुकता है, और आपने खूब साल्ट देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौशल राज शर्मा के सामने, जो DM थे यहाँ बनारस के, उनके सामने नामांकन किया था, ठीक है। एक ही वो समय है जब इनको फाइल करना आता है। अब क्या होता है, जब चुनाव आयोग तिथि का निर्धारण कर देता है कि इस तिथि से आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव नहीं, इस तारीख को चुनाव होगा, उससे 2 हफ्ते पहले से आपको प्रचार करने की शक्ति दी जाती है कि आप प्रचार करिए, ठीक है। क्या करिए? आप प्रचार करिए, ठीक है ना। तो आप क्या है कि जब 2 हफ्ते पहले इनको प्रचार करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, 2 हफ्ते पहले जब इनको प्रचार करने के लिए टाइम दी जाएगी तो उसे 2 हफ्ते के अंदर इनको नामांकन करने का भी अधिकार दिया जाता है कि आप नामांकन करिए, ठीक है। अब आप नामांकन करेंगे कैसे? अब आपकी जो रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट 1951 के तहत जो आपका योग्यता है मांगी गई है, आप उस योग्यता को दिखाइए, ठीक है। फिर कुछ ही दिनों पहले, अभी 5-6 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप सभी लोग अपनी शैक्षिक योग्यता दिखाइए। अगर आपके पास है तो आपको दिखाना अनिवार्य है। अगर आपने पढ़ा है तो आप उसके लिए झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़े वो अलग बात है, उसने नेसेसरी नहीं किया है, ठीक है। अगर आप पढ़े हैं तो आपकी उस डिग्री जो है वो दिखाना अनिवार्य है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। इसी बात पे प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग ले लेते हैं। जैसे
मोदी जी का कई ठो वीडियो वायरल होता है। एक वीडियो में वो बोलते हैं कि मैंने कोई शिक्षा नहीं ली है, ठीक है, पहले उनका वीडियो था, वो बोलते थे कि मतलब हमने कोई शिक्षा हमारे पास नहीं है, ठीक है। तब तक अमित शाह बीच में आ जाते हैं, कहते हैं कि देखिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बातें हो रही हैं, ठीक। तो जो 2017 या 16 या 17 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि नहीं, अगर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो कम से कम आप जितनी आपकी योग्यता, शैक्षिक योग्यता है, आप जहां भी नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप लोकसभा के लिए जा रहे हैं तो डीएम के पास जा रहे हैं, विधानसभा के लिए तो एसडीएम के पास जा रहे हैं, तो जहां भी आप नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे जब जाएंगे तो सब कुछ अपना ये दिखाएंगे कि मैं इतना शिक्षित हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैंने इतना चोरी किया है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, हम इतना लूटने वाले हैं, आने वाले फ्यूचर में इतना लूटेंगे, लोगों को कंगाल बनाएंगे, लोगों को रास्ते से हटा देंगे, हम ही जाएंगे, हमारा घर सबसे बड़ा रहेगा, हमारे कुत्ते के लिए हीटर लगेगा, हमारी भैंस के लिए बहुत बड़ा पंखा लगेगा, ये सब उनके लिए लगेगा। आपके लिए एक चदरा भी, क्या बोलते हैं उसको, जब प्रदान नहीं किया जाएगा, उसको कुछ और बोला था, नहीं बोल पाएंगे उसको, ठीक है, ठीक। हम लोगों की औकात इन लोगों के सामने 2 कौड़ी की है, ठीक है। ये लोग ऐसे हैं, जीतने के बाद जब आप इनके पास जाएंगे तो आप, अच्छा आप यही के निवासी हैं? नहीं, हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, कहीं और के निवासी हैं, हम भारत से बाहर के बांग्लादेश के निवासी हैं, ठीक है। ऐसे तो ये लोग बतियाते हैं। तो आप जब नामांकन करने जाएंगे तो 2 हफ्ते पहले आपको प्रचार प्रसार करने की शक्ति दी जाती है, यानी 15 दिन 18 दिन इतने दिन पहले दिए थे, तो आप उसी के बीच जाएंगे नामांकन करने। जाइए नामांकन करिए, अब बताइए सब कुछ कि विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो एसडीएम के पास, लोकसभा के चुनाव लड़ने के बाद डीएम के पास जाएंगे, ठीक है। अब जब नामांकन कर लेंगे तो चुनाव में किसी न किसी तिथि को होगा ही होगा, ठीक है। जब किसी न किसी तिथि को चुनाव होगा तो अब इस तिथि का निर्धारण जो निर्वाचन आयोग कर रहा है, जो निर्वाचन आयोग तिथि का निर्धारण कर रहा है, अब इस तिथि को, जैसे जनसंख्या ज़्यादा है, सीटें ज़्यादा हैं, तो आप देखते होंगे कि किसी का चुनाव 5 तारीख को है तो किसी का चुनाव 7 तारीख को है, जिससे जगहों का स्थानांतरण हो जाता है ना। जैसे मणिपुर का चुनाव देखे थे आप लोग? अरे जो मणिपुर नहीं था, अलग राज्य था, त्रिपुरा था, शायद त्रिपुरा था कि मिजोरम था, ऐसा कुछ राज्य था, त्रिपुरा था ना, वहाँ पे चुनाव हुआ है, अलग तारीख को था। आपका तेलंगाना में हुआ था, अलग तारीख थी, राजस्थान में हुआ अलग तारीख था, सबका अलग अलग डेट को हुआ था ना। किसी का 3 को था, किसी को 5, 7, 9, 4, 5 तारीखों में हुआ था। क्यों? उसने जो तिथि का निर्धारण किया है, कुछ जगहों के इसलिए किया है कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़े ना, ज़्यादा भगदड़ न मचे, ठीक है। हम लोग अपना, जैसे अब मान के चलिए कि हम लोग जो निरीक्षण करवाते हैं, ठीक है, तो जो निर्वाचन आयोग है, जब निर्वाचन आयोग तिथियों का निर्धारण करता है, ठीक है, जब तिथियों का निर्धारण वो करता है तो जितने भी आईएएस होते हैं, जितने भी दरोगा होते हैं, इन लोगों का ट्रांसफर बनारस के डीएम को उठाकर फेंकेगा गाजीपुर को डीएम को उठाकर भेजेगा चंदौली को डीएम को उठाकर भेज देगा इलाहाबाद। यानी जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा, सभी अधिकारियों का तबादला तड़ कर देती है। दरोगा हैं, अगर मान के चलिए कि इस थाने के दरोगा हैं, इनको उठाकर भेजेगा तुरंत किसी अलग थाने पे, उनको उठाकर उस समय के लिए, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो उस समय लगती है आचार संहिता। जब भी तिथि का निर्धारण कर देगा, लगता है आचार संहिता, और उस आचार संहिता के दौरान पूरी शक्ति उस निर्वाचन आयोग के पास रहती है। वो जिस अधिकारी को चाहेगी तबादला कर देगी। उस समय न ट्रांसफर कुछ करने का अधिकार न उस सरकार के पास रहेगा, न किसी के पास रहेगा, ठीक है। भले 2022 के विधानसभा के चुनाव में कौशल राज शर्मा भले 3 साल पहले से डीएम रहे होंगे यही के, ठीक है। किसी का भी कार्यकाल, कोई भी डीएम हो, 3 साल से ज़्यादा आप कहीं भी किसी भी जिले में नहीं रह सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है, डीएम के पद पे हैं तो। ऐसा मतलब नियम बनाया गया है, अगर आप 3 साल से ज़्यादा हैं तो आप नहीं रहेंगे। लेकिन कौशल राज शर्मा 3 साल के लगभग हो गए थे, ठीक है। अब कौशल राज शर्मा को न यहाँ से हटाया गया, न यहाँ से उनको कहीं भेजा गया, वो यहीं पर रह गए। विवाद हुआ ईवीएम को लेके,
जैसे ट्रांसफ़र होता है अधिकारियों का ट्रांसफ़र होना एकदम होना ही होना है, क्योंकि वो निर्वाचन आयोग है, मिले रहेंगे। अब तो कल क्या होगा, कौशल राज शर्मा का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ठीक है। जब कौशल राज शर्मा का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, हम ये नहीं कहते हैं, हमें नहीं कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने धांधली किया होगा, ये सरकार से मिले होंगे, हमसे ऐसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि वो ट्रांसफ़र करने का अधिकारी है, तो उसको कम से कम ट्रांसफ़र करना चाहिए था। इनकी देखना चाहिए था कितने समय से यहाँ पे हैं, उस हिसाब से इनको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था। और उसी विधानसभा के जब ईवीएम में गड़बड़ी हुई, उसी के 6 महीने बाद कौशल राज शर्मा यहाँ के कमिश्नर बने हैं। इस समय कौशल राज शर्मा कमिश्नर हैं यहाँ के, ठीक है। इस समय डीएम जो बनारस के हैं एस राजलिंगम है, ठीक है। 6 महीने बाद उनका तबादला कर दिया कमिश्नरी के पद पे। सोचिए, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ था, लेकिन हम क्यों कहें इसको, नेता लोग कहें, हम कहें तो तू ही ढेर चला खावा, तू ही क्या वाला हुआ, अरे काहे ना कहें। हम कह रहे हैं कि अभी ईवीएम हम जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो ईवीएम का सिस्टम होता है कि ईवीएम चाहे खराब हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे चुनाव वाली हो, उस ईवीएम को अगर आपने रूम के अंदर रख दिया है तो फिर वो ईवीएम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वो किसी भी राज्य में किसी भी तरीके का चुनाव हो, वहाँ से वो ईवीएम नहीं हिलनी चाहिए, वो खराब ही क्यों ना हो, कितनी भी अर्जेंट क्यों ना हो, लेकिन आप उस ईवीएम को वहाँ से नहीं हिला सकते हैं जब तक कि उसकी गिनती ना हो जाए। और आप लोग, आप इतने बड़े पढ़े लिखे अधिकारी हो कि क्या बोलते हैं उसको, डीसीएम से जा रहा है ईवीएम, कितनी बड़ी गलती है। और आने के बाद कौशल राज शर्मा उस समय तो नहीं बोले, लेकिन कुछ दिन बाद पूरे कैमरे से ढूंढ के ये बोला गया कि नहीं, जो सरकार के खिलाफ बोला था, जो कौशल राज शर्मा को बोला था, जो बहुत गाली दिए थे सर कौशल राज शर्मा को, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत लोगों को कैमरा कर करके बहुत लड़कों को उठाया गया था, ठीक है। तो ये आप भाई इतने दिन से तक कम से कम उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए था। तो जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं सबका, ठीक है, तुरंत इधर उधर तबादला करेंगे, ठीक। अब जो निर्वाचन अधिकारी होंगे चुनाव कराने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, पोलिंग एजेंट, ठीक है, ये एकदम मेन हेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव कराता है वो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, प्रधानी का, बीडीसी का, महाप्रधानी का, और जितना भी चुनाव होता है, महापौर का, मेयर का, ये सब जितना भी चुनाव हो रहा है, पार्षद वगैरह का, ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। बाकी लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, ये सबों का जो विधानसभा, विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगी और विधानसभा का चुनाव कराएगी, और सोचिए कि अगर ये पावर राज्य निर्वाचन आयोग को दे देती, तो राज्य निर्वाचन आयोग काम करती है राज्य सरकार के अंडर में, और राज्य सरकार के अंडर में काम करती है, तो इसका मतलब तो चुनाव तो फिर विधानसभा का जीत जाती हो। इसीलिए विधानसभा का चुनाव कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चुनाव कराती है तो वो अपने हिसाब से चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ राज्यों के आयुक्तों को नियुक्त करती है। राज्य के आयुक्त जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, उनको नियुक्त करते हैं। फिर ये रिटर्निंग ऑफिसर, ये जो है, मान के चलिए 5-6 विधानसभा है, एक विधानसभा दे दी गई, एक विधानसभा आरोप दे दी गई, जैसे मान के चलिए, ठीक है, ये एक जिला है, इसमें 9 विधानसभा हैं, 9 विधानसभाएं हैं। एक विधानसभा ये जो है ना, अब इसमें बहुत से बूथ लेवल हैं, ठीक। ये एक वाला एक ठो आरओ को दे दिया जाएगा। ये जो है रिटर्निंग ऑफिसर, ये तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट, डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का हो गया, ठीक। अब ये जो 9 है, 9 आरओ होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर 9 होंगे, ठीक है। अब इसमें कितने बूथ बनाए गए उस विधानसभा में, उन सभी बूथों पे एक एक होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीओ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीओ होगा उस बूथ पे, ठीक है, जहाँ वोटिंग होगी, वही चुनाव कराएगा। वहाँ पे जितने भी लोगों की नियुक्ति करेगा वही करेगा। जैसे वो जब पीओ जाएगा तो उसके साथ 5-6 लोग जाएंगे, कोई स्याही लगाने वाला जाएगा, ठीक है, कोई ईवीएम दबाने वाला जाएगा, कोई देखेगा कि सही से चुनाव हो रहा है कि नहीं, कोई देखेगा कि इस पक्ष में उठ जा रहा है। जैसे हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानी वाला चुनाव हम लोग लड़े, तो वहाँ के जो ऑफिसर लोग होते हैं उन लोगों को पता चल जाता है कि कौन चुनाव जीत जाएगा,
ठीक है, उन लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि उन लोग कभी कभी ध्यान देते हैं कि किसमें, जैसे क्या होता है, पहले पर्ची जो जमा होती थी, वो पर्ची जमा करते समय वो आपको वोट मारने के बाद जो पर्ची पर बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, जो पर्ची मारने के बाद क्या होता था, वो दे देते थे लोग डालने के लिए। इस बॉक्स में पहले ऐसा बॉक्स आता था। आप लोग अगर मंडी में जाएंगे, इस मंडी में पढ़िए, मंडी में देखिए इतने बड़े बड़े टीना का, जैसे कनस्तर में तेल नहीं आता है, उसी बड़े बड़े वैसे ही इतने बड़े बॉक्स आते हैं, उस बीच में रहता है खाली स्थान, मतलब पर्ची डालने के लिए। तो क्या होता था, पहले जो अधिकारी रहते थे वो सब पर्चियाँ खोल के देख लेते थे कि किसको ज़्यादा वोटिंग पड़ रही है, क्योंकि आप तो वोट करके निकल लिए, ठीक है, आप वो देख लेते थे। तो वही सब, मतलब किसी से बात, थोड़ी सी बात खुल के कि ये इनका चुनाव लगता है निकल जाएगा, ठीक है, तो वो सब बता देते थे। जब से ईवीएम आया है नहीं पता कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको देखना अलाउ नहीं है। लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है, अब इसके अंतर्गत पूरे एक विधानसभा के, मतलब पूरे जगह दौड़ेगा ये, उस पूरे विधानसभा में जहाँ जितना भी है वो दौड़ेगा। हर बूथ पे एक पीओ होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। आप उस बूथ पे, अब वहाँ के मतदाता सूची तैयार करने के लिए BLO होगी, चाहे होगा बूथ लेवल ऑफिसर, ठीक है, जो आपका वोटिंग में नाम डालता है, ठीक है, आपका वोटिंग लिस्ट में आपका नाम डालता है कि आपकी उम्र हो गई, आप वोटिंग लिस्ट में नाम डलवा लीजिए, ठीक है। इन सबों की जो काम करता है ये BLO करता है, बूथ लेवल ऑफिसर, ठीक है। ये आपके गांव के ही लोग होंगे, ये आपके गांव के नहीं होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी आपके गांव के नहीं होंगे। आप इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ देखते होंगे आप लोग की स्कूल के टीचरों की ड्यूटी लगती है, चुनाव तो लगता है ड्यूटी ना, ठीक है। ये कौन लगाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगाती है। इस समय सरकार की कुछ भी नहीं चलती है, सरकार वेतन देती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेतन देता है अलग से, अगर वो चुनाव कराएगा तो। यानी 1000 उनका एक दिन का वो बना, तो इसीलिए मास्टरवा सब चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी चुनाव में लग जाए, और सोचते हैं कि पूरे महीने ड्यूटी लगी रहे। यानी 1000 तो ये 1500 हमको ही मिलेगा, प्लस इसका दोगुना मिलता है, यानी 1500 मिलता है तो उसका मिलेगा 3000, 3000 का मतलब एक महीना रहे 90000, यानी एक महीने में 1.5 लाख कमा लिए। उन सबों की मजा आता है चुनाव में, ठीक है। तो अब ये जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इसके साथ मास्टर वगैरह चले जाते हैं, ठीक है। ये बूथ लेवल ऑफिसर है, ये तो आपके चुनाव के लिए है। ये पोलिंग एजेंट है, पोलिंग एजेंट वहीं के लोग हैं। जैसे मैं प्रधानी का चुनाव लड़ा तो मैं अपना पोलिंग एजेंट बना था, ठीक है। पोलिंग एजेंट आपके खुद रहेंगे लोग, जो चुनाव लड़ रहा है, आपके प्रधान जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके खुद के होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से विधानसभा में कोई चुनाव लड़ेगा, ठीक है, तो विधानसभा तो गांव का हुआ नहीं, लेकिन आपको तो ये पता नहीं कुछ गांव में किसी का सपोर्टर तो होगा, किसी न किसी पार्टी का, अब वहाँ पे पोलिंग एजेंट बन सकता है। जैसे वहाँ पे तो गांव वाली बात रही नहीं, तो वहाँ पे तो पार्टी की बात होगी ना। अब किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसके लिए आपको जो ये है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो आपको 2 लोगों को दे देगा लिख के पेपर पे, फिला फला नाम के समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं, फला फला नाम के हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं, फला फला नाम है ये बहुजन समाज पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं, फला फला नाम है ये SBSP के, मतलब सुगलती भारतीय समाज पार्टी के मतलब पोलिंग एजेंट हैं, ठीक है। इन पोलिंग एजेंटों का काम ये है कि सभी लोगों का पर्चा देखना, किसका पर्चा सही है, सही लेके आई है कि नहीं आई हैं, सही दे रही है वोटिंग नहीं गांव में। इसलिए सरकार बहुत एक्टिव है ना। सरकार जैसे गाँवों में क्या होता है, विरोध होता है, गाँव में विरोध होता है कि आप जैसे प्रधानी का जब चुनाव लड़ेंगे तो बहुत अखियाँ फाड़ फाड़ देखते हैं सब कि वो वोट नहीं दिया है, ये दोबारा वोट दे रहा है। लेकिन कभी कभी होता है कि जब पार्टी का चुनाव होता है तो वो वहाँ पर बहुत हाजिर, कम से कम अगर जहाँ पर 1000 वोट पड़ना था, दूसरे वोट में दूसरा मार देता है। जैसे हम लोगों का एक गाँव है, पूरा एकदम समाजवादी, पूरे समाजवादी ही लोग हैं, ठीक है। वहाँ पे मतलब अदर कोई पोलिंग एजेंट बनता नहीं किसी का, बहुत कम बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के समर्थक बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो क्या होता है कि सभी लोग का वोट वही सब समाजवादी पार्टी को पड़ जाता है, वहाँ से समाजवादी पार्टी ही जीतती है, वहाँ से समाजवादी पार्टी ही जीतती है और कोई जीतता ही नहीं है, ठीक है। तो जब अब बड़े लेवल पे तो पार्टी का हो गया ना, लेकिन जब प्रधानी का चुनाव होता है, प्रधानी के बाद जब प्रधानी की बात होती है तो प्रधानी वाले में फिर नहीं चलता है। ये प्रधानी वाले में अखियाँ फाड़ फाड़ देखते हैं सब, अरे फलाना का मम्मी वोट मार के गई है, अब्बे फिर दोबारा मारे आवत है। हमारे गाँव में हुआ है, हमारे गाँव में हुआ है ऐसा, कपड़ा बदल के साड़ी बन के आई थी, तब तक कुछ दूसरा कपड़ा, मतलब लड़कियों का कपड़ा बन के आ गई, ठीक है, ऐसा हुआ था, ठीक है। अब उस पर जो स्याही लगती है वो लगती है सिल्वर नाइट्रेट, अमिट स्याही है ये,
आप लोग देखते होंगे जो चुनाव के समय स्याही लगाई जाती है, 10 दिन बाद भी टैग ठीक है, वो 10 दिन से अगर लग गया तो 10 दिन से पहले मिटेगा नहीं, ठीक। अमिट ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, त्वचा पे जब वो नमक होता है ना, ठीक है ना, उससे ये अपक्रिया करके क्लोराइड बना देता है, ठीक है, जो जल में अभिलेय है, जल में मिलता ही नहीं है। जब जल में मिलता ही नहीं है तो फिर ये हटता ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही ओटिंगिया मारते हैं सब तुरंत रगड़ देते हैं कपड़ा में, ठीक है। जैसे ही आप किए तो मना कर देते हैं सब, किसको रगड़िए मत। देखिएगा कभी कभी, जैसे हम लोग तो वोटिंग किए करवाएं देखे हैं, जैसे जब भी कभी वहाँ पे ऐसे मान के चलिए ये है ना, ऐसे लग गया, ठीक है, ये लग गया, ये दिख रहा है ना, अब ये लगा, अब ये लग गया, तो ये अगर हम ऐसे रगड़ दिए, ठीक है, ये साफ हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, ये आपकी त्वचा के ऊपर पसीना जो होता है नमक से ना, ये सिल्वर क्लोराइड बना देगा। जो सिल्वर क्लोराइड बना देगा, जो जल में अभिलेय है वो मिटता ही नहीं है, इसीलिए लोग तड़ से रगड़ देते कपड़ा में, फिर भी नहीं मिटता है। कपड़ा पर रगड़ेंगे तो वो और नहीं मिटेगा। इस कपड़े में तेल, इसीलिए लोग सरसों का तेल लगाते हैं, इसे रगड़ देंगे, ठीक है। तो ये अमिट स्याही होती है जो सिल्वर नाइट्रेट होती है, ठीक है, कर्नाटक में ही बनती है, ठीक। अभी आगे आएंगे तो इसके बारे में बता देंगे, ठीक। अब ये जो ऑफिसर हैं इनके बारे में चर्चा कल होगी, ठीक है, समझा ना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।